हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट। आज है 9th ऑफ मार्च 2021 और आज हम बात करेंगे इंडसइंड बैंक के बारे में, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से हमें पूरे बैंकिंग सेक्टर एक प्रेशर में नज़र आ रहा है और इंडसइंड बैंक ऑलमोस्ट 10% करेक्ट हो चुका है, जिस वजह से इस स्टॉक में पोजीशन बनाने का एक बहुत बढ़िया मौका हमें मिल सकता है। इस वीडियो में हम इंडसइंड बैंक में पोजीशन बनाने के लिए कुछ लेवल्स और टारगेट्स के बारे में बात करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही में जो नोटिफिकेशन बेल है उस पर भी क्लिक करें। रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगी। सो लेट्स बिगिन। तो इंडसइंड बैंक प्राइवेट सेक्टर की एक लार्ज कैप बैंक है विद अ मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ 78,726 करोड़ रुपीस। वोलेटिलिटी की अगर हम बात करें तो ये बैंकिंग स्टॉक एक मॉडरेट रिस्क वाला स्टॉक है। लास्ट ट्रेडेड प्राइस आपको इसका 1024 रुपीस का देखने को मिलेगा। आज ये स्टॉक हमें एक फ्लैट पे ही ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। इसमें सिर्फ 0.64% की तेजी हमें देखने को मिली है। रिटर्न प्रोफाइल्स की अगर हम बात करें तो एक मंथ में हमें इंडसइंड बैंक लगभग 2.5% के करेक्शन पे देखने को मिल रहा है। एक साल के रिटर्न प्रोफाइल्स की बात करें तो इसने हमें लगभग 13.48% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। और 5 साल के रिटर्न प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पे इसने हमें कुछ खास रिटर्न्स नहीं दिए हैं। 5 साल में हमें इंडसइंड बैंक ने 9.5% का रिटर्न दिया है। अब यहाँ पे इसके जो रिटर्न्स है वो इतने ज़्यादा कम है। अब इसका रीज़न तो जब हम चार्ट्स का एनालिसिस करेंगे तभी मैं आपको इसका रीज़न बताऊंगा। कुछ की मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो आपको 14.80 का मिल रहा है। प्राइस टू बुक वैल्यू आपको 2.03 का मिल रहा है, जबकि इस सेक्टर का पीबी आपको लगभग 3.51 का मिल रहा है। तो अगर आप प्राइस टू बुक वैल्यू को कंपेयर करते हैं सेक्टर के पीबी के साथ, अभी ये इंडसइंड बैंक काफ़ी चीपर पीबी पे हमें ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। और अगर हम वैल्यूएशन की बेसिस पे भी बात करें तो अभी इंडसइंड बैंक अंडर वैल्यूड हमें देखने को मिल रहा है। अब जनरली हम बैंकिंग स्टॉक्स में टोटल डेप्थ का जो सेक्शन होता है उसे इग्नोर करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि बैंकिंग स्टॉक का जो बिजनेस मॉडल होता है वो ऐसा होता है कि जो बैंक्स होती है वो मार्केट से पैसा उठाती है या तो फिर अपने डिपॉजिटर से पैसा उठाती है कुछ ब्याज पे, और वो अपने कस्टमर्स को लेंड करती है, मतलब कि अपने कस्टमर्स को उधार देती है कुछ इंटरेस्ट के साथ। तो यहाँ पे आपको जनरली जो टोटल डेप्थ का नंबर है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा किसी भी बैंकिंग स्टॉक ले या तो फिर एनबीएफसी स्टॉक्स के लिए। तो हम यहाँ पे इसे इग्नोर करेंगे। अर्निंग पर शेयर आपको यहाँ पे पॉजिटिव 68 रुपीज़ का देखने को मिलेगा। बुक वैल्यू की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको 440 रुपीज़ पर शेयर की बुक वैल्यू देखने को मिलने वाली है। जो स्टॉक का करंट मार्केट प्राइस है वो अपने बुक वैल्यू से लगभग 2.25 टाइम्स के आसपास ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। डिविडेंड यील्ड यहाँ पे आपको 0% का देखने को मिलेगा, मतलब कि बैंक कोई भी डिविडेंड आपको नहीं देती है। और अगर हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो आपको एक एवरेज सा या तो फिर काफ़ी कम कह सकते हैं 8.08% का देखने को मिलेगा। रिटर्न ऑन इक्विटी आपको यहाँ पे 14.6% का देखने को मिल रहा है, जो कि ठीक ठाक ही है। फेस वैल्यू आपको 10 रुपीज़ पर शेयर की देखने को मिल जाएंगी। अब क्योंकि ये एक बैंकिंग स्टॉक है तो यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो कि हमें बैंकिंग स्टॉक्स में चेक करनी चाहिए। सबसे पहला है कासा रेशियो। अब ये कासा रेशियो क्या होता है? कासा रेशियो का मतलब होता है करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट रेशियो। अब कासा रेशियो देखना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो बैंक्स होते हैं उनके पास पैसा नहीं होता है अपने कस्टमर्स को लैंड करने के लिए, मतलब कि उन्हें उधारी पे देने के लिए। तो ये पैसा कहाँ से लेके आती है? बैंक्स होते हैं वो अपने डिपॉजिटर से ही पैसा लेती हैं, जो कि करंट अकाउंट या तो फिर सेविंग अकाउंट में सेव करके रखते हैं। तो यहाँ पे ये जो जितना नंबर बढ़ता जाएगा उतना बैंक के लिए रेवेन्यू बढ़ते जाएगा। दूसरा है नेट इंटरेस्ट मार्जिन। अब नेट इंटरेस्ट मार्जिन क्या होता है? नेट इंटरेस्ट मार्जिन का मतलब होता है जैसे कि मान के चलिए इंडसइंड बैंक, अब इंडसइंड बैंक अपने डिपॉजिटर को सेविंग अकाउंट पे लगभग मान के चलिए 4% का इंटरेस्ट देता है और अपने कस्टमर्स को वो 10% पर एनम के हिसाब से लोन देता है। तो बीच में जो 6% बचते हैं वो नेट इंटरेस्ट मार्जिन कहा जाता है। तो यहाँ पे ये आपको 4.4% का देखने को मिल रहा है। तो चलिए अब हम कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे लास्ट के 6 क्वार्टर का डेटा है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आप प्रमोटर होल्डिंग को देख सकते हैं। दिसंबर 2019 में जो कंपनी के प्रमोटर्स थे उनके पास लगभग 14.38% का स्टेक था, जिसमें से लगभग 3.79% का स्टेक
प्लेस था और दिसंबर 2020 आते आते ये जो स्टेक्स हैं वो बढ़ के 14.67% हो गया और यहाँ पे कोई भी स्टेक अभी प्लेस नहीं है, तो जो कि एक अच्छी सी बात है स्टॉक ले। बट जनरली मैं ऐसे स्टॉक्स को अवॉइड करता हूँ क्योंकि यहाँ पे आप प्रमोटर होल्डिंग को देख सकते हो काफ़ी कम है। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। म्यूचुअल फंड कंपनीज ने अपने स्टेक को 12.38% से गिरा के 9.43% किया है। DIIs वहीं पे हमें इंटैक्ट देखने को मिल रहा है जो कि 6.75% का है। FIIs की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इनके पास 54.93% का स्टेक है और रिटेल इन्वेस्टर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इनके जो स्टेक्स हैं 14.23% के। तो ओवरऑल अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो मुझे काफ़ी वीक देखने को मिल रहा है क्योंकि यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग काफ़ी वीक है। तो चलिए अब हम कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में बात करते हैं, देखते हैं कि कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं, लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्ट करने के लायक हैं या नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो कंपनी के रेवेन्यूज हैं वो लास्ट के 5 साल में लगभग 23.9% के CAGR से ग्रो किया है। तो यहाँ पे रेवेन्यू में तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। वहीं अगर हम नेट इनकम की बात करते हैं तो लास्ट के 5 साल में जो कंपनी का नेट इनकम है वो 19.97% के CAGR से ग्रो किया है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप रेवेन्यू देख सकते हो सितंबर 2020 में 7,177 करोड़ रुपीज़ का था। दिसंबर 2020 आते आते रेवेन्यूज बढ़ के 7,242 करोड़ रुपीज़ हो गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपको सितंबर 2020 में 866 करोड़ रुपीज़ का देखने को मिलेगा और दिसंबर 2020 में काफ़ी अच्छा जंप देखने को मिला और ये हो गया 1120 करोड़ रुपीज़ का। नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें मतलब कि शुद्ध मुनाफे की अगर हम बात करें तो सितंबर के क्वार्टर में ये 647 करोड़ रुपीज़ का था और दिसंबर के क्वार्टर में ये 853 करोड़ रुपीज़ का हो गया। ग्रॉस NPA मतलब कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की अगर हम बात करें तो ये परसेंटेज में आपको सितंबर के क्वार्टर में 2.21% का देखने को मिल रहा है और दिसंबर में ये गिर के 1.74% हो गया जो कि काफ़ी पॉजिटिव सी बात है। वहीं नेट NPS आपको 0.52% सितंबर के क्वार्टर में देखने को मिल रहा है और दिसंबर के क्वार्टर में ये गिर के 0.22% हो गया है जो कि काफ़ी पॉजिटिव बात है। तो ये जो दोनों चीज़ें हैं ग्रॉस NPA और नेट NPA हमें ये बता रहा है कि जो कंपनी की एसेट की क्वालिटी है वो धीरे धीरे इम्प्रूव हो रही है। तो फाइनेंशियली अगर हम बात करें तो कंपनी तो काफ़ी अच्छी है, हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है, एक अच्छी खासी रिकवरी भी इसमें देखने को मिल रही है। तो चलिए अब हम चार्ट्स के बारे में बात करते हैं, देखते हैं कि चार्ट्स हमें क्या बताते हैं। तो यहाँ पे आप देख ही सकते हैं चार्ट्स पे कि काफ़ी लंबे समय से हमें इंडसइंड बैंक के स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है। स्टॉक ऑलमोस्ट 2000 रुपीज़ से करेक्ट होके आधा हो चुका है, 1025 के आसपास हमें ये ट्रेड करते हुए नज़र आ रहा है। अगर हम आज की गिरावट की बात करें तो ये स्टॉक ऑलमोस्ट हमें 330 रुपीज़ पे एक अच्छा सा सपोर्ट लेते हुए नज़र आ रहा है। नो डाउट वहाँ से हमें इसमें एक अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली है, बट फिर भी अगर हम प्री कोविड लेवल्स की बात करें तो स्टॉक वहाँ पे अभी तक पहुँचा नहीं है। अब इस स्टॉक में इतना बड़ा करेक्शन हमें देखने को मिला है, इसके पीछे रीज़न एक ही है, कॉरपोरेट बैंकिंग। जो इंडसइंड बैंक है वो कॉरपोरेट बैंकिंग पे ज़्यादा फोकस करती है। अब जो कंपनीज होती है इंडसइंड बैंक उन कंपनीज को लोन देती है और जो ये अमाउंट होता है लोन का वो काफ़ी बड़ा होता है और ये जो सेगमेंट है वो काफ़ी रिस्की सेगमेंट है। अगर एक भी कंपनी डिफ़ॉल्ट करती है तो इंडसइंड बैंक के बुक्स ऑफ अकाउंट में काफ़ी बड़ा NPA का फिगर देखने को मिलता है, तो जिस वजह से जो बुक्स ऑफ अकाउंट है वो काफ़ी निगेटिव दिखता है। ऐसे ही वोडाफोन आइडिया ने इंडसइंड बैंक का लगभग 3,300 करोड़ रुपीस का डिफॉल्ट किया और भी ऐसी बहुत सारी कंपनीज है जिन्होंने इंडसइंड बैंक के पैसे को डिफॉल्ट किया है। तो ये सारे रीजंस है जिस वजह से हमें स्टॉक काफ़ी प्रेशर में नज़र आ रहा है। इंडिकेटर्स की अगर हम बात करें तो RSI आपको यहाँ पे 49 का मिल रहा है जो कि साइडवेज है। MACD की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें एक बियरिश क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है। मनी फ्लो इंडेक्स की अगर हम बात करें तो यह हमें 41 का देखने को मिल रहा है जो कि साइडवेज है। ओवरऑल जो डेली ट्रेंड्स है वो हमें न्यूट्रल सी सिचुएशन स्टॉक में बता रहे हैं। अब आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक अपना डीमेट अकाउंट नहीं ओपन करवाया तो आप फ्री में एंजल ब्रोकिंग, अपस्टॉक या लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट से अपना डीमेट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। तीनों की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगी।
तो देखिए, वैसे तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि स्टॉक से दूर रहिए, बट फिर भी अगर आपको स्टॉक में इन्वेस्ट करना है तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि काफ़ी छोटा सा अमाउंट इसमें इन्वेस्ट करिए। कुछ लेवल्स की अगर हम बात करें तो करंटली इसका 975 रुपीज़ का जो लेवल है वो एक अच्छा सा सपोर्ट लेवल है। आप वहाँ पे पोजीशन बनाने के बारे में सोच सकते हैं। और अगर आप स्टॉक में थोड़ा सा नीचे बाय करना चाहते हैं तो 100 डेज का स्टॉक का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है जो कि हमें 900 रुपीज़ का मिल रहा है, काफ़ी बढ़िया स्टॉक का वो एक सपोर्ट लेवल है। तो आप वहाँ पे भी स्टॉक में एक पोजीशन बनाने के बारे में सोच सकते हैं। और अगर हम टारगेट्स की बात करें तो इसका एक इनिशियल टारगेट हमें मिल रहा है 1100 रुपीज़ का, क्योंकि इसी लेवल से ये इंडसइंड बैंक वापस से रिट्रेस किया था। खैर, आगे तो सारे डिसीजन आपके हैं, कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपना पूरा एनालिसिस कर ले, अपनी पूरी स्टडी कर ले और फिर ही कोई डिसीजन ले। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और हैप्पी इन्वेस्टिंग।